नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, मछली पालन छोटे तालाबों, झीलों आदि में किया जाता है और हमारे प्रदेश में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज बहुत से किसान मछली पालन करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और मछली पालन व्यापार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इनके पालन में कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना जरूरी होता है, जिसकी जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सोना दुबे से। मछली पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। आज मछली पालन के लिए सरकार भी बहुत सुविधाएं और बहुत ज़्यादा राशि जो है हमारे किसान भाइयों को दे रही है। ये समय जो है जून से लेके अगस्त सितंबर तक का जो समय है, मत्स्य बीज संचयन करने का बहुत उपयुक्त समय है। हमें मालूम है कि मछली का जो बीज है, जिसको हम अलग नाम से जानते हैं, सबसे छोटा जो होता है स्पॉन होता है, जो कि 8 mm तक का हो सकता है। फिर फ्राई होता है, फिंगरलिंग होते हैं, जो क्रमशः अपने साइज में बड़े होते हैं। परंतु जो स्पॉन और फ्राई होता है, उनकी हमें देखभाल उपयुक्त बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, जिस हेतु बहुत आवश्यक है कि हम उनके बीज संचयन करने के पूर्व तालाब का प्रबंधन करें, उसकी तैयारी करें। जो किसान बहुत पहले से मछली पालन कर रहे हैं, उनमें से कई किसान बड़े स्तर पर आज मछली पालन का काम कर रहे हैं और आज अच्छी आमदनी ले रहे हैं। कोई भी व्यवसाय हो, उसमें तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव का होना जरूरी है। मछली पालन में देखा जाता है कि मछली बीज का चुनाव करने में किसान गलती कर देते हैं और तालाब में कम मछलियां ही बच पाती हैं। इसलिए नर्सरी तालाब या रियरिंग तालाब या प्रोडक्शन तालाब में बीज का संचय करना हो तो सावधानी जरूर रखें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मछली का जो सबसे छोटा बच्चा स्पॉन होता है, उसको हम नर्सरी तालाब में रखते हैं। नर्सरी तालाब और रियरिंग तालाब में क्रमशः हम जो बीज रखते हैं, उसमें हम स्पॉन और फ्राइज रखते हैं। किसी किसान या सरकारी संस्थाओं से स्पान लेने के बाद इसको पहले नर्सरी तालाब में रखा जाता है। यहाँ 15 से 20 दिन तक रखा जाता है। इसके बाद ये फ्राई साइज की हो जाती हैं, जिनका आकार 20 से 25 मिलीमीटर तक हो जाता है। इसके बाद इन मछलियों को रियरिंग तालाब में डालते हैं। यहाँ 30 से 40 दिन तक पाला जाता है। इस अवस्था को फिंगरलिंग कहते हैं और अंत में फिंगरलिंग को उत्पादन तालाब में संचय करते हैं, जहां इसे बड़ा करके बेचा जाता है। तो आप चाहे जिस भी तालाब की तैयारी कर रहे हैं, उसकी ठीक से तैयारी करके ही बीज का संचयन का काम करें। और इनमें हमें संचयन के पूर्व जो तैयारी करनी है, उसमें सबसे पहले है लाइमिंग। लाइमिंग में हम चूने का उपयोग करते हैं, जिससे कि उसके कीट और जो मिट्टी की क्वालिटी है, उसका हम पीएच नियंत्रण कर सकें। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड हम डालते हैं, जो कि मिट्टी के और पानी की जो पीएच होता है, उसकी मात्रा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर इसमें कुछ संतुलन नहीं रहता है, तो मछलियों की ग्रोथ में भी असर आता है और पानी की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता खराब होती है, और जिससे मछलियों में रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चूने का जो हम प्रयोग करते हैं, वो 250 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं, अगर काली मिट्टी हो तो। और अगर एसिडिक होता है, तो उसमें हम 500 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है, वैसे वैसे हम इस लाइम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। साथ ही जो हम मैन्योरिंग करते हैं, जिसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो इसमें हम गोबर की खाद, ज़्यादातर मुर्गी की खाद हो सकती है, गोबर की खाद, इसमें थोड़ा सा यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। एक बात और है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती का प्रचलन है, तो कोशिश यही करें कि यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है, उसकी मात्रा कम या ना के बराबर ही हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक चीज़ों का उपयोग करके और मछलियों का जो जीवित भोजन है, उनको हम उत्पन्न करें।
आप तालाब की तैयारी चाहे जिस मछली को संचय करने के लिए कर रहे हो, तालाब में प्राकृतिक आहार बढ़ाने के लिए 15 से 20 दिन पहले ही इन बताई गई चीजों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ही मछली बीज का संचय करें। अगर आप उत्पादन तालाब में मछली बीज संचय कर रहे हैं तो संचय दर, प्रजातियों और आहार के साथ कई और विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसा कि बताया जा रहा है। मछलियों को जो आमतौर पे हम पालते हैं तो इंडियन मेजर कार्प, जिनको हम भाकुर मछलियां भी बोलते हैं, जिसमें कतला, रोहू, मृगल, अगर हम 3 प्रजातियों की मछलियों को एक साथ रख रहे हैं जिसको कि हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर बोलते हैं, तो उसमें कतला सबसे ऊपर की सतह में रहती है, रोहू जो होती है कॉलम में या बीच में रहती है, और मृगल सबसे नीचे रहती है। तो किसान भाई हमारे इन तीनों प्रजातियों का एक ही तालाब में पालन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मछलियां भी होती जिनको हम एग्जॉटिक मछलियां बोलते हैं, जैसे हमारे किसान भाई जानते होंगे जो मछली पालन का कार्य करते हैं कि इसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प होती हैं, तो इनको भी हम 6 प्रजातियों को भी साथ में रख सकते हैं। और इसमें इस तरह से इनको रखना है कि क्योंकि ये कोई भी एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला में नहीं आती, और एक तालाब में अगर इनका हम रख के इनको पालते हैं तो कि हमारे किसान भाइयों को मुनाफा भी होता है, तालाब भी हमारा नियंत्रण में रहता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इन 6 प्रजातियों की संख्या की हम बात करते हैं तो ऊपरी सतह पे जैसे मैंने बताया कतला होती है और सिल्वर कार्प होती है, जिनको कि 20-20% हम ले सकते हैं। 20% कतला, 20% जो होगा वो हम सिल्वर कार्प लेंगे। संख्याओं में अगर हम देखें तो 2000 करीब कतला, 2000 सिल्वर कार्प, बीच की सतह में रोहू 15% और ग्रास कार्प 15%, यानी 1500, और निचली सतह में भी 1500 और 1500, जिसमें मृगल और कॉमन कार्प आएगी। इस तरह से 1 हेक्टेयर का ये अनुपात में हम इन मछलियों को 6 प्रजातियों को पाल सकते हैं। मछली बीजों को जब हम हमारे हैचरी यूनिट से जब स्पॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय कुछ सावधानियों को हमको बरतना है, चाहे वो स्पॉन हो, चाहे फ्राई हो, चाहे फिंगरलिंग हो, क्योंकि उनको हैचरी से या एक स्थान से, छोटे स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं, या हमारे किसान भाई जैसे हमारे मछली का जो प्रक्षेत्र है वहाँ से लेके जाते हैं, तो ज़रूरी है कि जब वो लेके जाएं तो अच्छे से उनको पॉलीथीन बैग में पानी और ऑक्सीजन की मात्रा में उनको लेके जाएं। कहीं से ऑक्सीजन लीक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं होना चाहिए, और जब वो तालाब में उनको डालते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैकेट को खोलने के बाद थोड़ा सा पानी हमारे जो बैग होता है उसमें अंदर बाहर थोड़ा सा होने जाए, यानी जो हमारे तालाब का पानी है वो हल्का सा अंदर बैग में लें, धीरे धीरे उसको मिक्स करें। इसके बाद वो पूरा के पूरे जो बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ दें, जिससे कि उनको स्ट्रेस ना हो। टेम्परेचर अलग हो सकता है, पानी की क्वालिटी अलग हो सकती है 2 जगह की, बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा फर्क पड़ सकता है। और मछली का पालन जो है अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई सलाद वर्गीय फसलों को उगाकर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त करते हैं। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऐसे ही किसान बलवंत सिंह की, जो खुले खेत में खीरा की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं खीरा की सफल खेती के बारे में। हमारा पुश्तैनी बुजुर्गों के टाइम से जिम्मेदारी का काम है। शिमला मिर्च भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं, मटर भी लगाते हैं, लहसुन भी लगाते हैं। खीरे की जो हमने फसल लगाई है ये लहसुन के पटान के बाद लगाई है। किसान भाइयों, खान पान में खीरा का सेवन अधिक बढ़ने से इसकी मांग बढ़ी है, जिससे किसानों के लिए यह लाभ की खेती बन गई है। इसकी खेती फरवरी से लेकर अगस्त माह तक खुले खेत में किसान कर रहे हैं और बहुत से किसान इसे पॉली हाउस में भी वर्ष भर उगा रहे हैं। यह किसान भाई खुले खेत में 1 बीघा प्रक्षेत्र पर खीरा को लगाए हैं, जिससे इन्हें अच्छी उपज मिल रही है। इसको हमने जिस तरह टमाटर के लिए तैयार करते हैं, पहले ज़मीन को तैयार कर लिया और उसके बाद जैसे टमाटर के लिए गड्ढे तैयार करते हैं उस हिसाब से इसके डिस्टेंस को गड्ढे तैयार करके बीज ही उसमें डाला। बीज जो है वो चियाताई एक सीड है, हमारे एक जिम्मेदार जी हैं गढ़ासर मुन्नालाल जी, उन्होंने बताया था 3-4 साल पहले, तो उसी को हम लगाते हैं।
बीज के हमने 6 पैकेट लगाए हैं। खीरे के लिए जो हमने गड्ढे तैयार किए उसका फासला कोई 2 फुट से 2 फुट रखा और लाइन का फासला 3 साढ़े 3 फुट रखा। तो उसमें गड्ढे के साथ ही एक सिंचाई के बाद उसमें तकरीबन आधा किलो देसी गोबर की सड़ी हुई खाद डाली और उसमें ये उर्वरक या वो खाद दूसरी कोई नहीं डाली, क्योंकि लहसुन की खेत होने की वजह से उसमें गोबर पर्याप्त मात्रा में था। पौधे जब उग गए तो उसके बाद इसकी सिंचाई चलती रही, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से हमने जो है वो स्टोर टैंक बनाए हुए हैं, उससे ही सिंचाई का साधन चलता है। उसके बाद इसकी गुड़ाई कर दी और गुड़ाई के बाद फिर इसमें बारिशें हो नहीं रही थी तो पहले सिंचाई करके ही छोटे छोटे झंबे लगा दिए ताकि ज़मीन पे लेट ना जाए। वो उसके बाद फिर इसमें बारिशें हुई, बड़ा झंबा लगा दिया। किसान भाइयों, इन किसान भाई की खीरा की फसल में विषाणु रोग देखने में आता है, जो कि सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर पीलापन आ जाता है और पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। इस रोग का असर फलों पर भी पड़ता है, जिससे फल छोटे और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा इन किसान भाई की फसल में लीफ माइनर कीट का भी प्रकोप देखने में आता है। इस कीट के कारण पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद रंग की टेढ़ी मेढ़ी धारियां दिखने लगती है, जिस कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए इन कीट रोग से फसल को बचाने के लिए यह किसान भाई नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे इनकी फसल इन कीट व्याधियों से बचकर बढ़वार अच्छी करती है। और तकरीबन जुलाई में तुड़ान शुरू हो गया। 4 जुलाई को हमने पहली तुड़ान इसका कर दिया था। तब से चौथा पांचवा तुड़ान जो है ये आज शायद 5वां तुड़ान है। मंडी में हम मेरे ख्याल में 70-80 क्रेट बेच चुके हैं। 80 क्रेट का मतलब हुआ कोई 20 मन माल, 20-25 मन माल 10 क्विंटल के लगभग बेच चुके हैं। अभी 4-5 तुड़ान अच्छे जो होंगे 4-5 तुड़ान अभी और होंगे और अभी शायद 10-15 क्विंटल और निकलेगा। मंडी का प्राइस जो है वो मार्केट के हिसाब से मिलता है। माल कम आता है तो रेट अच्छे मिल जाते हैं, माल ज़्यादा आता है, लेकिन अभी तक हमें 18 से और 27 रुपये पर किलो के हिसाब से रेट मिला है। और अगर यही 20-25 रुपये के दाम हमको मिलते रहें तो 50-60 हज़ार रुपया उसमें बन जाएगा और 20-25 हज़ार रुपये खर्चा भी अगर काटें तो 40 हज़ार रुपये की इनकम जो है वो अपने गुजारे के लिए, घर चलाने के लिए हो जाएगी। दलहनी फसलों के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने उड़द की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उड़द की फसल में कुछ आवश्यक कार्यों का किया जाना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से हैं जरूरी कार्य, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं उड़द की फसल की। तो वर्तमान जो समय है उसमें उड़द की फसल 20 से 25 दिन की हो गई होगी, जिसमें खरपतवार प्रबंधन करना एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो मुख्य फसल से जल, वायु, प्रकाश संश्लेषण, पोषण के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जिससे जो मुख्य फसल का उत्पादन है वो बहुत ही कम रह जाता है। साथ ही साथ ये जो खरपतवार है वो कीट और व्याधियों के लिए भी आश्रय स्थल का कार्य करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है निंदाई कोड़ाई के माध्यम से या हस्तचलित जो यंत्र है उसके माध्यम से खरपतवारों को मुक्त कर लें अपने खेतों से, जिससे जो है खरपतवारों से आपको निदान मिल सकेगा। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में उड़द की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल की उचित बढ़वार का होना बहुत जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप जल निकास की व्यवस्था कर जरूरत होने पर सिंचाई करें। अब हम बात कर लेते हैं इस फसल में जल प्रबंधन की। तो वर्तमान जो मौसम है वो वर्षा ऋतु का है, तो अभी जिन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो गई होगी वहाँ पर तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी वर्षा नहीं हुई है वहाँ पर आप 10 से 12 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई करते रहें, ताकि पौधों की जो है वृद्धि अच्छी तरह होती रहे। और जहाँ बारिश अधिक हो गई हो वहाँ पर आप जल निकासी के लिए चैनल बना लें, क्योंकि ये जो फसल है वो जल भराव के प्रति सेंसिटिव होती है, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोषण प्रबंधन की।
तो किसान भाइयों, जहाँ पर शुरुआती स्टेज का जो है खाद आप दे चुके होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के रूप में, तो अभी भी जहाँ पर फसल थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही होगी वहाँ पर आप घुलनशील जो है 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़ की दर से आप इसका भी 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और अगर फसल अच्छी है तो इसको डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ कमज़ोर दिखाई दे रही है वहाँ पर इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। किसान भाइयों, उड़द की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं फसल सुरक्षा की। तो उड़द की फसल में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कीट है बिहार हेयर कैटरपिलर और तंबाकू की इल्ली। ये जो 2 कीट हैं वो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, पत्तियों को जाली जैसा बना देते हैं और पौधे के लगभग सभी भागों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और टी आकार की खूंटी लगा सकते हैं आप प्रति एकड़ 20 से 25। फेरोमोन ट्रैप का आप उपयोग कर सकते हैं। प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं रात्रिकालीन कीटों के लिए। और अगर कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर चली गई है तो क्लोरोपेरिफास का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव जो है इसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका भी 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से लगने वाले रोगों की, तो इसमें येलो मोज़ेक वायरस, जिसका मुख्य लक्षण होता है कि ये पौधों की जितनी भी पत्तियां हैं, सिराएं जो है उसको पूरा पीला कर देता है और फल नहीं बनने देता और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोक देता है। और ये प्रारंभिक अवस्था में 1 या 2 दिखते हैं आपको खेत में, लेकिन कुछ दिनों में पूरे खेत में फैल जाते हैं, जिससे 100% तक फसल का नुकसान हो सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप जो सबसे पहले तो है प्रारंभिक अवस्था में इसको उखाड़ कर पौधों को, जो संक्रमित पौधे हैं, आप उसको उखाड़ कर बाहर खेतों में 1 मीटर गड्ढा खोदकर आप उसमें दबा दें या जला दें। और इसका जो प्रसार करने वाली सफ़ेद मक्खी है, आप उसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको इसमें नियंत्रण मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखकर उड़द की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकेंगे। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भदेही, जिला भोपाल के कृषक युगल कुमार ने। ये अमरूद के बाग में उखटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो युगल कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान बंधु, खास करके हम लोग जब फल की बात करते हैं तो अमरूद भी एक प्रमुख फसल है, जिसमें खास करके मुरझाने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस समय देखा जाता है जो पौधा पुराना हो जाता है, खास करके वो 10 साल का या कह सकते हैं उससे ज़्यादा, उसमें इस रोग का लक्षण बहुत ज़्यादा आता है। तो ये रोग वास्तव में एक फफूंद के द्वारा होता है। अमरूद में उखटा रोग, जिसको हम लोग मुरझाने वाली बीमारी भी बोलते हैं या इसको मलानी रोग भी बोलते हैं। उक्टा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है, बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उक्टा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है।
तो उकठा रोग का लक्षण अमरूद में खास करके उसके जो टिप पोर्शन होते हैं, या कह सकते हैं कि जो पौधा का सबसे ऊपर का पोर्शन या ब्रांच के सबसे साइड वाला उसका ऊपर का पोर्शन, उसमें सबसे पहले दिखाई पड़ता है। होता है क्या, इस रोग के कारण से उसका टिप, कोई भी पौधा का जो सबसे टिप होता है टॉप वाला, वहाँ से वो सूखना शुरू होता है और वो जड़ की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा देखा जाता है, कभी कभी तो पूरा पौधा एक साथ ही मुरझा जाता है, और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है जब उसमें कोई एक शाखा निकली रहती है, उसी में सबसे पहले लक्षण दिखाई पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी शाखा में उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, फिर बाद में चल करके पूरे पौधे पर लक्षण आते हैं। तो कभी कभी लक्षण पूरे पौधे पे एक साथ आते हैं, कभी कभी लक्षण उसके अमरूद के एक शाखा पे दिखाई पड़ता है, कभी कभी 2 शाखा पे भी दिखाई पड़ता है, जो आगे चल करके पूरे पौधे को मुरझा देता है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो इसके बारे में यही बोलना चाहेंगे, यदि रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपको कुछ उपचार करना पड़ेगा तुरंत। तो जहां तक पौधा मुरझाया हुआ है उससे 2-3 उंगली ज़्यादा हट करके सीधे टहनी को काट दे। चाहे ऊपर का पोर्शन हो तो ऊपर का पोर्शन काट दे, या नीचे का पोर्शन ब्रांच वाला है तो ब्रांच वाला पोर्शन काट दे, और काट करके वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कह सकते हैं ब्लाइटोस 50 का घोल बना करके सीधे वहाँ पर उस लेप चढ़ा दे। ब्लाइटोस 50 को जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए, और उसी घोल को आप सीधे उसका कटा हुआ पोर्शन को पुताई कर दीजिए। या चौबतिया पेस्ट, जिसको कि आप कॉपर सल्फेट, लाइम और पानी तीनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं। चौबतिया पेस्ट को भी लगाकर जो कटा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग लगा सकते हैं। जो कह सकते हैं जो मरा हुआ पोर्शन जिसमें रोग का लक्षण दिखाई पड़ा था, उसको सावधानी पूर्वक से बढ़िया से उठा करके कलेक्ट करना चाहिए, और एक कोना में ले जा करके उसको हम लोग जला देते हैं या मिट्टी में उसको गाड़ देना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में देखा जाता है रोग का वाहक बनता है। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।